हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग की बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग भी मन लगा के मेहनत से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आप लोग की मेहनत को बूस्ट करने के लिए ये वीडियो अच्छा खासा काफ़ी रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं। और ये एक तरह से सीरीज़ आप समझ सकते हो कि शुरू हो रही है 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। यहाँ पर फिलहाल आपको पार्ट 1, 2, 3 तीन पार्ट में आपको ये 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या रखा है कि पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन आए हैं वो आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर आखिरी तक जो भी लास्ट चैप्टर होगा आपको 24, 25, 26 जो भी लास्ट चैप्टर है वहाँ तक आप लोग को पूरे क्वेश्चनों की तैयारी कराई जाएगी। तो वीडियो स्किप करके 10-15, 10-20 सेकंड आगे करके आप इसमें अपना नुकसान करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप लोग रटेंगे नहीं, आप लोग को समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंतर। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से। ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, देखिए कई सारे आवेश होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो हमने यहाँ पर पॉइंट पॉइंट रख दिए हैं। तो ये क्या है, कई सारे आवेश हैं। अच्छा, आप पीछे आप लोग डिफिनेशन पढ़िए क्या लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, तो मतलब किसी एक आवेश पर, मान लिया हमने इस आवेश की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है इस आवेश की बात हम लोग कर रहे हैं, पर लगने वाले वैद्युत बल, तो मतलब इस पर क्या लग रहा है, हमारा कोई फोर्स है जो इस पर हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कौन कौन से आवेश पर, इस आवेश पर हमारा फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर, ठीक है, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये नीचे फॉर्मूला मिल जाएगा इसका, E=F/Q। एफ फॉर क्या होता है यहाँ पर आपको पता होगा कि एफ को हम लोग बोलते हैं फोर्स, मतलब कि बल, और क्यू हमारा होता है आवेश। ठीक है, इसका मात्रक देख लीजिए, यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम क्यों, क्योंकि फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और अपॉन में क्या है कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम। अथवा इसको एक और नाम होता है इसका, हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये रही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक। अब हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को नीचे दिख रहा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। छोटी सी डिफिनेशन है, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो समझना आपको है, इसमें रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए, इसको समझते कैसे हैं। मान लीजिए ये कोई दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, ये Q1 और ये Q2। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ऐसे मिला दिया। तो ये हमारा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा है Q1 और ये है हमारा Q2। ठीक है, Q1 Q2। अब क्या है, इन दोनों के बीच की अल्पतम दूरी, नीचे आप लोग पढ़िए, यहाँ पर पीछे दिख रहा होगा आपको कि आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को। तो इनके बीच की दूरी होती कितनी है, अच्छा, तो हम इनके बीच की दूरी, यहाँ तक मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक हुई L, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, L, क्योंकि यहाँ भी जब इतनी L रहेगी तो ये भी क्या रहेगी, L रहेगी। तो दोनों मिला के हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक की फाइनल जो दूरी है हमारी वो क्या है, 2L है। ठीक है, और Q1 Q2 है यहाँ पर, तो चाहे आप केवल इसको Q लिखिए, बात वही है आवेश, क्योंकि दो आवेश पूछेगा तो Q1 Q2, एक आवेश पूछ रहा है तो केवल Q। तो फाइनली यहाँ पर आपको लिखना क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा, P=Q×2L। तो ये जो 2L है यहाँ पर, ये हमारी क्या है, दूरी, और ये जो Q है ये हमारा है आवेश। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि कूलॉम के नियम का हमें सदिश रूप बताना है। तो ये भी कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा रहता है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग को देखने में लगता होगा बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि कूलॉम के नियम का लिख के कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ा, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा उन लोगों ने, केवल इतना पढ़ लिया कूलॉम के नियम, बस आप अपने मन से उन्होंने सोच लिया कि कूलॉम का नियम हमें लगाना है। तो आप लोग गलती क्या करते हो कि वहाँ पर केवल आप लोग इतना फॉर्मूला लिख के चले आते हो और इसी की डिफिनेशन लिख देते हो। आप लोग सोचते हो बस हमारा सही हो गया, अब ये 4 नंबर पक्के। तो इतना नहीं करना है, आपने क्वेश्चन को
को ध्यान से सुना नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊपर देखिए, सदिश रूप में लिखना है। यहाँ पर सदिश मतलब वेक्टर फॉर्म में। जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। आप लोग वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि फॉर्मूला तो यही है, आपका फॉर्मूला यही वर्क करेगा, लेकिन लास्ट में यहाँ पर क्या लगा हुआ है देखिए, वेक्टर फॉर्म लगा हुआ है, ये कैप लगी हुई है ऊपर जो, यही क्या होती है मेरी वेक्टर होती है। तो उसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए पहले क्या लिखना है आपको कि माना Q1 व Q2 एक चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 का है, दो आवेश हैं। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो मतलब कि जो Q1 है हमारा, उसके कारण किस पे लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल। तो क्या होगा देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लिख दोगे F12, मतलब 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, तो 1 2 ये ठीक है। अगर दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला होता तो 2 1 होता। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि पहले के कारण दूसरे पर लग रहा है, तो पहले हम लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे 2। फॉर्मूला वही लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे R कैप 1 2। ठीक, इतना लिख दिया। आप देखिए इसके नीचे क्या करेंगे, नीचे इसके देखिए जहाँ R12, ये R12 है क्या, इसको देख लीजिए। R12 क्या है, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने का एकांक सदिश मात्रक होता है। ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो किस पर लग रहा है, Q1 से Q2 पर लग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, फिर आपको लिखना है तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। एक तो हम कर चुके Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला, दूसरा क्या है Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला। तो अब किसी यहाँ क्या हो रहेगा 2 1, और यहाँ भी क्या हो रहेगा 2 1। तो हमारे जो दो मेन फॉर्मूले होंगे वो ये बन जाएगा, एक ये और एक ये वाला बनेगा, दो बनेंगे। फिर क्या करना है, लास्ट में देखिए लिखनी क्या लाइन है आपको, जहाँ R21 Q1 को इंगित करने वाला एकांक सदिश है, तो वो ये आप लोग बता चुके हैं अभी ऊपर। मेन जो लाइन आपको लिखनी है कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड कूलॉम के नियम के सदिश रूप में व्यक्त करती है। तो यहाँ पर आप लोग को इतना लिख देना है। तो ये भी क्या कर रहा है देखिए, कूलॉम के जो हम लोगों ने क्या करा, वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सदिश रूप। ठीक है, तो इतना ही आपको इसमें करके आना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की थ्योरम क्या होती है ये देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय क्या है कि गॉस के नियम के अनुसार, आप देखिए इसकी डिफिनेशन आपको कहाँ से कहाँ तक लिखनी है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये लाइन आप लोगों को लिख देनी है केवल। ठीक है, जहाँ से ये ब्रैकेट लगा हुआ है केवल इतना आप लोग को लिख देना है। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर फाई इक्वल टू Q/ε0 इसका फॉर्मूला होता है। प्रूविंग के लिए अगर पूछता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, वहाँ पर ज़्यादा कठिन नहीं होता है गॉस की प्रमेय को प्रूव करना। बस एक इस तरह से डायग्राम बनता है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ से DL वगैरह निकलता है, तो अब वो आप लोग को दूसरी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोग जुड़ जाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो लोग आप लोग मिस ना करो। इतना करने के बाद देखिए नीचे क्या लिखना है आपको कि जहाँ क्या है ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ε0 को Q तो हमको पता है कि आवेश से, फाई भी हमको पता चल गया चलिए यहाँ पर कि हमारा वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन ε0 क्या है, तो ε0 को हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो यहाँ पर आपको वैद्युत विभव, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज, एक तरह से आपको उसकी परिभाषा लिखनी है और इसकी विमा लिखनी है। तो विमा क्या होती है, डायमेंशन, मतलब कि, तो उत्तर देख लेते हैं इसका क्या है पहले कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो देखिए इसको आप लोग समझ लेंगे ना, तो अभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे आप लोग। एक वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में अंतर क्या होता है, मेन अंतर, वो आज आप लोग समझ लीजिए। उम्मीद कर देंगे, बल्कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग हम बोल रहे हैं कि ये अगर आपने समझ लिया एक बार वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर में अंतर, तो आपको नेक्स्ट वीडियो कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या समझेंगे, यहाँ पर वैद्युत विभव पूछ रहा है तो पहले हम वैद्युत विभव समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है तो भैया इसके अंदर हमारे क्या है, आवेश होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कई सारे आवेश बना दिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, कई सारे आवेश हमने बना दिए। ठीक है, अब इसमें आवेश हैं तो कई हमारे भैया मान लो प्लस होंगे, है ना, कुछ प्लस भी होंगे और कुछ माइनस भी होंगे। तो मान लो माइनस प्लस, ठीक, माइनस और ये प्लस, कई सारे आवेश होंगे माइनस में। फिर फिलहाल हम 3 ही 4 बना पाए, तो आप लोग समझ जाइए अपना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सुनिए, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश आपको दिख रहा होगा। धन परीक्षण मतलब कि प्लस वाला, जैसे ये आवेश आपको दिख रहा है प्लस वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अनंत से, मतलब इन्फानाइट, जैसे अंतरिक्ष होता है अनंत, तो अनंत से हम कहीं पर भी प्लस आवेश को उठा के कहाँ ले आए,
वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र मेरा क्या है, ये गोल आपको दिख रहा होगा पूरा, ये मेरा वैद्युत क्षेत्र है इसके अंदर पूरा। मतलब इसके अंदर जैसे ही आप आएंगे वैसे करंट लग जाएगा आप लोग को, ठीक है। जैसे चुंबक आपने देखा होगा चिपकाएंगे तो एक निश्चित दूरी पर अगर चुंबक आज जैसे ही पास मिलाओगे वैसे ही वो चिपक जाता है। तो मतलब रखा हुआ चुंबक की कुछ दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आप जैसे एक चुंबक रखो फिर उससे 100 मीटर की दूरी पर आप रख दोगे तो थोड़ी ना चिपक जाएगा। आप धीरे धीरे पास लेके आइए, जैसे ही वो खींच ले समझ लीजिए वहीं उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। वैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये देखिए अनंत से क्या करा, प्लस धन आवेश को उठा के कहाँ लिया, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ये होता है मेरा वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव क्लियर हुआ। अब इसी में हम लोग समझ लेते हैं वैद्युत विभवांतर। देखिए इसमें भी क्या होंगे, प्लस माइनस चार्ज होंगे। इसमें क्या होता है कि अंदर से ही उठा के खिसका देना, मतलब रिप्लेस कर देना कि हमने ये वाला प्लस आवेश उठाया, इसको कहाँ रख दिया, ले आ करके यहाँ वाला लिया है, ठीक। या फिर ये वाला माइनस उठा के हम कहाँ लिया है, यहाँ लिया है। मतलब आपस में ही अंदर से जगह उठा के इंटरचेंज कर देना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। नाम ही से पता चल रहा होगा, विभव अंतर, विभवों का अंतर कर देना, एक जगह से इंटरचेंज कर देना। तो फिलहाल वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, V=W/Q। और विभवांतर का क्या हो रहेगा भाई, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे V की जगह केवल वहाँ विभवांतर में V1 - V2 हो जाएगा, केवल V1 - V2 वो हो जाएगा मेरा विभवांतर में इस तरफ। बाकी W/Q दोनों में सेम रहता है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी वीमा देख लीजिए क्या है, वीमा यहाँ पर लिखा हुआ है mL2T-3 A-1 और इसकी यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनना है। अगला क्वेश्चन अब पूछ रहा है हमसे कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, आपको नाम ही से पता चल रहा होगा। समविभव मतलब कि समान विभव, समान विभव मतलब समान वोल्टेज। आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, बराबर होता है। वैसे हमने मान लिया कोई ये काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। इस पर क्या है कि अंदर आवेश होंगे, फिर वही वाली पुरानी वाली बात, इसके अंदर आवेश होंगे, ठीक है। जब पीछे बैकग्राउंड में डिफिनेशन आप लोग पढ़िए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक है। कोई वैद्युत पृष्ठ है मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा चौकोर आपको दिख रहा है, ये है मेरा वैद्युत पृष्ठ, ठीक। मतलब सॉरी वैद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया, इस तरह से समझ लीजिए, इस तरह से एक हमने काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया इसके अंदर। तो इसके अंदर जो भी बिंदु आएंगे ना, जितने आवेश आएंगे इसके अंदर, इस ये सब देख रहे हैं आप लोग, इन पर क्या होता है, विभव बिल्कुल समान होता है। मतलब जो विभव हमारा लग रहा होगा इस पर, देखिए जो विभव हमारा इस पर लग रहा होगा छोटा से पॉइंट पर, वही हमारा विभव इस पॉइंट पर भी लग रहा होगा। वही हमारा क्या है, इस पॉइंट पर भी लग रहा होगा और इस पॉइंट पर भी लग रहा होगा। हर पॉइंट पर समान विभव होगा, वही कहलाता है समविभव पृष्ठ, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। विभव प्रवणता क्या होती है, देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन या फिर डेल्टा एक्स जिसको बोलते हैं के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की वह दशा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की वह स्थिति जब दूरी भी परिवर्तित हो रही हो, और दूरी परिवर्तित होंगी तो क्या हो, विभव भी मेरा परिवर्तित होगा। जो चीज़ आज यहाँ पर 1 पर रखी हुई है उसको उठा के अगर 10 नंबर पर ले जाएंगे तो उसका विभव कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि जो 1 नंबर पर आ रहा होगा, 1 नंबर मतलब बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र के सटी हुई रखी होगी, उसको उठा के अगर हम 10 नंबर पर ले जाएंगे तो थोड़ा कमी आएगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि डेल्टा एक्स मतलब कि उसकी दूरी परिवर्तन और विभव परिवर्तन की दर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। भाई हिंदी में थोड़ी ना लिख दोगे आप, तो यहाँ पर ये आपको माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, अभी हम आपको ऊपर बता के आए, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो मेरी बात को, कि वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो पूरी डेफिनेशन आप लोग को वहाँ मैं क्लियर कर दी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न में नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू, ठीक है, वहाँ से क्या था, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। मतलब वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब बिंदु उसमें फिक्स होते हैं कि इस पॉइंट से हमें उस पॉइंट पर लेके जाना है। लेकिन विभव में क्या होता है, वहाँ पर बिंदु फिक्स नहीं होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि अनंत अनंत से उठा के हमको लाना है, इन्फिनिटी से उठा के हमको वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो यहाँ पर बस वही लिखा हुआ, निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर आप केवल इतना याद कर सकते हो भाई, यहाँ से लेके
में कार्य तथा धन परिचय में समान को विभव विभवांतर कहते हैं। केवल यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसकी कोई दिशा नहीं होती। किसी भी पॉइंट से उठा के, मान लीजिए तीसरे पॉइंट से उठा के 15वें पॉइंट पे ले गए, या फिर 11 पॉइंट से उठा के 3 पॉइंट पे ले आए, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता है। इसकी यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को वहाँ भी बता दिया था, यहाँ पर भी देख लीजिए फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है। ए बी जो लिखा हुआ है इसके वी ए माइनस वी वी, तो इसके लिए आप लोग V1 माइनस V2 भी लिख सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मुफ्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, वरना आप लोग को बहुत ही बेहतरीन अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा नुकसान आप लोगों का हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मुफ्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो अनुगमन वेग क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, देख लीजिए इस आंसर में लिखा होगा यहाँ पर, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब ये हमारा कोई चालक तार है, इसके सिरे कौन से होंगे? ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि इस लाइन के बीच यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। एक प्लस चार्ज हमने यहाँ से दे दिया, मान लीजिए प्लस यहाँ पर दे दिया हमने, और माइनस यहाँ पर दे दिया, तो इनके बीच क्या हुआ? विभवांतर उत्पन्न हो गया। फिर है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो भैया जब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तभी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ही जाएगा। फिर है जिससे मुफ्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। अच्छा, अब करंट कहाँ से चलती है? देखिए प्लस से माइनस की ओर करंट चलती है। कहीं भी आप सर्किट देखिए प्लस से माइनस की ओर करंट चलती है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर कौन सी दिशा में चलने लगेंगे इलेक्ट्रॉन? माइनस से प्लस की ओर चलने लगेंगे। ठीक है, ये होती है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। फिर क्या होता है? नियत वेग से गति करते हैं। इस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग इसको? वी से। क्लियर हुआ अनुगमन वेग? अब आज क्या तो भूलेंगे नहीं आप लोग कभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके नीचे देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। तो ये आप लोगों ने अनसॉल्व में कई बार देखा होगा, पिछले कई बार में ये पूछा गया है। तो रिसेंटली तो फिलहाल नहीं पूछा गया 2023 में, लेकिन हाँ 2022 तक मुझको जहाँ तक याद है तो वो 3-4 बार वहाँ तक पूछा जा चुका था। तो हो सकता है आपके में भी आ जाए, क्योंकि ये अनुगमन वेग से बहुत ही संबंध जो होता है यार, ये जरूर पूछते हैं। ठीक है, किसी में भी संबंध जो होते हैं यहाँ पर वो जरूर पूछे जाते हैं। जैसे वैद्युत धारा हो गया, अनुगमन वेग हो गया। ठीक है, वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स में और विभव में संबंध पूछ लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ देख लेते हैं वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध क्या है। तो भैया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के में संबंध है कि I = NEAVD। ठीक है, आप बहुत लोग सोचेंगे हो क्या होता है I = NEAVD। तो यहाँ पर बता दें आप लोग को कि n को हम लोग यहाँ पर इस n को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर प्रति एकांक आयतन में मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को। ठीक है, उसके बाद हम लोग a को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं एरिया, मतलब कि क्षेत्रफल। ये छोटा सा छुटकू सा बीच में आपको ई दिख रहा है, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश। और वीडी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर अनुगमन वेग से। तो और आई तो आप लोग को पता ही है, यहाँ पर ये जो आई देख रहे हो ये हमारी क्या होती है? करंट होती है। तो फिलहाल जिसको जिससे रिप्रेजेंट करा है वो भी आप लोग को सेम एज इट इज़ ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। कोई भी नंबर आपके नहीं काट सकता अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन करा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व क्या होता है? देखिए कि चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो धारा घनत्व को अच्छा रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है जे से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं धारा घनत्व को। इसका यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है J = I/A। तो J मतलब तो हो गया हमारा धारा घनत्व, और IA का मतलब क्या होगा? तो I आप लोग को भी ऊपर हम बता के आए, I मतलब होता है धारा, और A मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक तरह से आप लोग एरिया इसको लिख सकते हो। ठीक है, अनुप्रस्थ काट लिखी हुई है यहाँ पर, बात वही होती है। क्षेत्रफल लिखिए चाहे अनुप्रस्थ काट लिखिए चाहे पृष्ठ लिखिए, बात वही है। ठीक है, मात्रक अच्छा इसका क्या होता है? मात्रक देखिए क्या होता है, यहाँ से देखिए जरा, इससे आई का क्या होता है हमारा? एम्पियर। तो ए का क्या होता है? एरिया। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर यूनिट बनी मिलके एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या है लिखा हुआ है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा बीमा लिखिए। तो प्रतिरोध का मात्रक और बीमा क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर,
और विमीय सूत्र होता है उसका ml3t-3a-2। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप लोग को याद रखनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 या 4 नंबर में लायक तो ये है नहीं कि आपको इतना छोटा ना कि क्वेश्चन इतना मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं वो भी इतने आप लोग को सोच के बनाते हैं, समझ लीजिए थोड़ा टफ भी रहता है पेपर, और हाँ थोड़ा सरल भी रहता है। टफ उनके लिए रहता है मतलब जिन्होंने अच्छे से स्टडी नहीं करी और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सरल है पेपर। ये कहने की बात नहीं है, तो सबको पता होता है कि जो पढ़ेगा भैया वही पास हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कोई भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि अच्छे खासे अभी आप लोग के एग्ज़ाम शुरू होने में 20 से 22 दिन है। आज कितनी तारीख है, आज आपको पता होगा यहाँ पर कि आज 30 जनवरी है, ठीक है। 30 जनवरी है मतलब कि अभी भी आपके पास, सॉरी 1 सेकंड, आज 31 जनवरी है, पूरी जनवरी समझ लिए फिनिश हो गई, ठीक है। तो आप 1 फरवरी से अगर आप जोड़िए तो आपके पास 22 फरवरी को पहला एग्ज़ाम है हिंदी का, ठीक है। 22 तारीख को, 22 फरवरी को पहला एग्ज़ाम है आपका हिंदी का। तो अभी भी कुल मिला के आपके पास 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। बहुत कुछ हो सकता है 20 दिन में। अभी मतलब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो लोग भी एक तरह से अच्छे से अगर मेहनत कर लें तो वो लोग भी अभी भी पास हो सकते हैं। तो उम्मीद मत छोड़िए, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से नंबर से पास होगे। और जुड़े रहिए बस आप लोग एक तरह से चैनल से, ताकि आप लोग जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ जाने आप लोग तो सबसे पहले पहुंच पाए। आप लोग जुड़ोगे नहीं, भटक जाओगे, इधर उधर रास्ता भटक जाओगे आप लोग, तो फिर आप लोग फिर अपना जानिए, क्योंकि आप लोग फिर अपना नुकसान करोगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो एक बार आप विजिट करके भी देखोगे चैनल पर, तब भी आप लोग को बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी होंगी अदर यूट्यूब चैनल्स पर, वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है, ठीक। एक तो होता है ओमीय प्रतिरोध, एक होता है अनओमीय प्रतिरोध। तो अनओमीय प्रतिरोध क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन में दिख रहा होगा आप लोग को कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे कि वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब, ठीक है। तो अनओमीय परिपथ तो चलो हम लोगों ने भैया पढ़ लिया कि जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कि ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भैया ओमीय प्रतिरोध वो होंगे जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करेंगे, वो होंगे ओमीय प्रतिरोध, और जो पालन नहीं करेंगे वो होंगे अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है। तो इतनी छोटी सी बात आप लोग को समझानी थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो गतिशीलता की परिभाषा आप लोग को यहाँ पर लिखनी है। तो क्या है, छोटी सी डिफिनेशन इसकी देखिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, इसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो वीडी को अभी हम लोगों ने ऊपर किससे देखा था, आप लोग अभी पढ़ के आए होगे ऊपर, वीडी इक्वल टू मेरा मतलब अनुगमन वेग, और ये नीचे ई आपको दिख रहा होगा, ये होता है मेरा वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि क्वेश्चन में भी ऊपर कह रहा है, देखिए ध्यान से कि अनुगमन वेग है मतलब किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जिसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये आवेश की गतिशीलता। इसका मात्रक भी देखिए नीचे लिखा हुआ है, वो देख लीजिए आप लोग, ये लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, इसका मात्रक होता है, मतलब कि इसकी यूनिट होती है किसकी, गतिशीलता की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच में संबंध। तो अभी हम आपको ऊपर बता के आए कि संबंध वाले क्वेश्चन भैया जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या है कि विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के मध्य संबंध क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका वी डी इक्वल टू ई वी टॉर्क अपॉन एम एल। यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, ये लिखा हुआ है। टॉर्क का मतलब होता है टॉर्क, ठीक, इसका मतलब होता है श्रांतिकाल, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू होता है श्रांतिकाल। फिर यहाँ पर वी डी आपको पता है अनुगमन वेग होता है, एम आपको पता है यहाँ पर एम एल मतलब कि चालक की लंबाई, ठीक है। एम तो यहाँ मीटर होता है, एल इक्वल टू हो गया चालक की लंबाई, और वी इक्वल टू होता है मेरा विभवांतर, और ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और एम इक्वल टू हो जाएगा मेरा मीटर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
कि क्या क्या कह रहा है कि किरचॉफ का धारा का नियम लिखिए। तो किरचॉफ के पहली बात तो आप लोग ये बताइए कितने नियम होते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो कि किरचॉफ के नियम कितने होते हैं। केवल आप गिनती बताइएगा कितने नियम होते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग नीचे। अब हम लोग देख लेते हैं पहला, तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है। किरचॉफ का धारा नियम ये होता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग मेरा होता है शून्य। तो इसको ज़रा समझ लीजिए आप लोग। तो आप लोग को बता दें, अगर कमेंट आप लोगों ने अभी तक कर चुके होंगे आप लोग, तो किरचॉफ के नियम कितने होते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। किरचॉफ के भैया दो नियम होते हैं। पहला होता है हमारा केसीएल, ठीक है, और दूसरा होता है मेरा केवीएल। पहला होता है जो केसीएल फॉर होता है किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। मतलब कि पहला जो होगा वो होगा किरचॉफ का धारा का नियम, दूसरा होगा किरचॉफ का वोल्ट का नियम। तो हम लोग यहाँ देखेंगे किरचॉफ का धारा का नियम देख लेंगे क्या होगा। देखिए धारा का नियम क्या होगा, जैसे ये हमारी करंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं सब, ठीक है, इस तरह से ये वगैरह ये मेरी ये देखिए इधर आ रही हैं ये सब, और ये यहाँ से क्या होंगी, चली जाएंगी। तो ये संधि बन जाएगी एक तरह से, ये संधि इस पर एक तरह से चौराहा कि आ भी रही हैं और इससे जा भी रही हैं। तो यहाँ पर सभी करंट क्या हो रहेंगी, शून्य हो जाएंगी, ठीक है। एक तरह से समझ लीजिए आप स्पीड में आ रहे हो चारों तरफ से ऐसे, और यहाँ पर आते ही चौराहे पर स्पीड आपकी धीरे हो जाएगी, मतलब बिल्कुल शून्य हो जाएगी। गाड़ी पुलिस वाला मिल गया तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी गाड़ी, गाड़ी की आप रोक ही दोगे गाड़ी, ठीक है। तो एक तरह से इसको आप ऐसा समझ सकते हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट का नियम। तो मतलब कहने का मतलब उस तरह से पूछेगा आपके एग्जाम में कि बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख करो। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से छोटी छोटी लाइनें लिख देनी कि बायो सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको केवल लिख देना है, ये V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा कि अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। और यहाँ पर ऊपर म्यू नॉट क्या है, जो ये वाला म्यू नॉट आपको दिख रहा है, ये हमारी निर्वात की चुंबकशीलता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए देख लेते हैं जरा इसका आंसर, कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों वहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब क्या, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों, मतलब एक दूसरे से पैरेलल हों, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, उदाहरण इसका देख लीजिए क्या है कि लंबी धारावाही परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो लंबी धारावाही परिनलिका आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, वही इसका एक अच्छा सा सटीक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम, अगर आप लोग को और इसको डीपली पढ़ना है कि इसको कैसे डेरिवेशन इसकी चाहिए अगर आप लोगों को, तो आप लोग मेरी चैनल पर विजिट करके इसका फुल डेरिवेशन देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरह से उसमें समझाया गया है। फिलहाल इसका शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, जो 3 नंबर 2 से 3 नंबर में पूछा रहता है कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की, तो आपको एग्जाम्पल आपको डिफिनेशन यहाँ से लिखना है कि सीमा के अनिर्दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये छोटा सा फॉर्मूला ये दिख रहा है, ये यहाँ पर लिख देना है, ठीक है पूरा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ये ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो 2 नंबर में केवल आप लोग को इतना ही लिख के आना है। अगर आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन चाहिए तो आपको चैनल पर विजिट करके एक बार देखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। जो धारा मापी होता है हमारा, धारा मापी मतलब कि देखिए कंफ्यूज करने के लिए 1-2 शब्द यहाँ पर दिए रहते हैं आप लोग को। धारा मापी का मतलब होता है एमीटर। एमीटर क्या नापता है, हमारा करंट। उसी को यहाँ पर हिंदी में इन्होंने लिख दिया है धारा मापी। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे भैया, देखो कि धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का एक शंट लगा देंगे। मतलब एक तरह से प्रतिरोध लगा देंगे, प्रतिरोध में उसी तार की मैचिंग का एक टुकड़ा लगा देंगे जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। तो एमीटर से वोल्टीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगला यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजन लिखिए। तो धारा सुग्राहिता का व्यंजन क्या होता है देख लेते हैं डिफिनेशन इसकी पहले, कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आप लोग का धारा सुग्राहिता का ये IS इक्वल टू 5/I, और 5 इक्वल टू क्या होता है NAB, तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉन में C। तो अब किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया वो देख लीजिए। यहाँ पर इस n को रिप्रेजेंट करा है हमने कुंडली में फेरों की संख्या, A को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और B हमारा जो क्या होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और C मेरा क्या है यहाँ पर मरोड़ दृढ़ता है। तार की जो होती है वो दृढ़ता जो होती है वो उसको हम लोग C से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। सूत्र तथा मात्रक और विमा लिखिए। तो सूत्र लाइन से देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे पहले, फिर मात्रक, फिर विमा। तो देख लीजिए इसका सूत्र क्या है, M इक्वल टू NIA। ठीक है, किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है, N को रिप्रेजेंट करा गया है यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या, I को धारा, और A को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मात्रक यहाँ पर सिंपल आप लोग को दिख रहा होगा कि एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, और इसकी विमा होती है L²A। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो इसी तरह क्वेश्चनों से भरी पड़ी है। तो आप लोग को वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वो वीडियो मिस ना हो। आप लोग भी जान लो कि यूट्यूब पर बहुत भीड़ है, हो सकता है उस भीड़ में मेरा चैनल और ये वीडियो कहीं पर खो जाए। तो अगर आप दोबारा ऐसी वीडियो पढ़ना चाहते हो तो चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो और भी अगर आप लोग को फिजिक्स के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर मैथ, हिंदी, इंग्लिश, किसी के भी सब्जेक्ट के, तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।